अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आप हैं इस वक्त अरीशा के यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज भी जैसे कि आपकी राइटर अपने दूसरे चैनल पे नावल रीड करने में मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जान तेरे कदमा विच रखी हुई है कि एपिसोड नंबर 18। जान तेरे कदमा विच रखी हुई है किस नंबर 18। आज कलम अरीशा। एक हफ्ता मजीद गुजर चुका था और वो अब तक बिल्कुल पुरसकून था। किसी तरह की उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रहा था। अब तो मैनेजर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा यकीन करने लगा था। वो भी इसके काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता था। इस वक्त इस पर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं की जा रही थी। वो बाहर लान तक भी जाता था, सबके साथ बातें करता, हंसता खेलता और वापस आ जाता। वो बिल्कुल नॉर्मल था और मैनेजर इसका ये नॉर्मलपन देखते हुए पुरसुकून हो गया था। असद की बातों का इस पर बहुत अच्छा असर हुआ था। असद ने दोबारा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी और ना ही इसकी कोई खबर मिली थी। ना जाने वो किस तरफ चला गया था और इन्हें मतलब भी नहीं था इससे। वो कहीं पर भी जाए इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो इनका राज ना खोले और कुछ भी नहीं चाहिए था इसे। और असद भी यकीनन इनकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। आज़ादी का इसने ठीक से फ़ायदा उठाया था। इस वक्त वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा था। तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, एक बात कर लो इनसे। बेटा तुम्हारा बाप है, वो परेशान है तुम्हारे लिए। एक बार ही सही, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है। हमने तुम्हें अपने ही बाप से बदगुमान कर दिया, लेकिन इनसे बात तो कर लो। इन्हें बताओ कि तुम यहाँ ठीक हो, वो तुम्हें लेकर बेफिक्र हो जाएं। 3 माह के बाद तुम इनसे मिलोगे। वो इसके पास बैठा इसे समझा रहा था। देखिए सर, मैं इनसे बात नहीं करना चाहता और ये मेरा और इनका पर्सनल मामला है। आप इसमें इंटरफेयर ना करें। मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ ना, मैं किसी तरह की कोई गलती नहीं कर रहा और ना ही मैं कोई गलती करना चाहता हूँ। मैं 3 महीने का ये अरसा यहाँ गुजार कर यहाँ से चला जाना चाहता हूँ और प्लीज़ आप मुझे इधर उधर मामलात में मत उलझाएं। ये मेरा और मेरे बाप का मामला है, हम खुद बाद में देख लेंगे। प्लीज़, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहा था, जबकि वो बिना कुछ बोले इसके करीब से उठने लगा। ठीक है शाहजल, अब मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। ये तुम्हारा और तुम्हारे बाप का मामला है, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो इसके करीब से उठता हुआ अंदर की तरफ चला गया था। इस वक्त वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। जब शाहजल इसके कंट्रोल में था तो इसे हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना था। 3 महीने के बाद ये केस ख़त्म हो जाना था और इसकी जान छूट जानी थी। रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। वो बाहर आराम से सोफे पर बैठा जाग रहा था। इस वक्त इसके आसपास कोई भी नहीं था और इसे यकीन था कि तकरीबन सभी लोग सो चुके होंगे। आज रात वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा था। अगर मैनेजर या इसके स्टाफ को खबर हो जाती तो पता नहीं वो लोग इसके साथ क्या करते। यकीनन जान से मार डालते। लेकिन इसने ये काम बहुत होशियारी से किया था। मैनेजर तो क्या, इसके चमचू को भी खानोकार खबर नहीं होने वाली थी कि इसने कौन सा गेम खेला है। वो आहिस्ता से बाहर की तरफ निकला था। जब इसे हल्की रोशनी महसूस हुई, वो समझ चुका था कि वो बाहर आ चुका है। वो वापस अंदर आया था और इसने मैनेजर के कमरे को बाहर से ताला लगा दिया था। इसके साथ ही इसने स्टाफ वाले कमरे को भी बाहर से कुंडी लगाई, ताकि कोई भी इसके यहाँ से जाने के बाद इसका पीछा ना कर सके। और फिर इनके साथ क्या होने वाला था ये तो कल के हर खबर में छपता और इनका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता। वो वापस बाहर आते हुए अपनी जेब को ठीक से चेक कर चुका था। वो चीज़ें इसकी जेब में ही मौजूद थी। वो वहाँ से निकला तो सामने ही पियोन खड़ा था। इसने अपनी चेन गले से उतारते हुए इसकी तरफ फेंकी तो वो अगले ही लम्हे दीवार के साथ जुड़कर खड़ा हो गया। इसके हाथ पे पैर रखते हुए वो एक लम्हे में दीवार से दूसरी साइड कूद गया था, जहाँ पर असद ने बड़ी फुर्ती से इसे कैच किया था। वेल डन माई बॉय, तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो सबूत लेकर आए हो ना? असद इसकी तरफ देखते हुए पूछा तो वो अपनी जेब पर हाथ रखता, हाँ में सर हिलाता इसके साथ ही वहाँ से भाग निकला था। इधर किधर जा रहे हो? थाना इस तरफ है। असद ने इसे ठीक रास्ता बताया था, जबकि वो दोनों भागते भागते काफ़ी आगे निकल चुके थे। अंधेरे में इनका जाना किस तरफ हो रहा था कम अज़ कम शाहजल को तो अंदाज़ा नहीं था। वो जब से पाकिस्तान आया था इसने इस तरह की गलियों की तरफ जाने की गलती नहीं की थी और पिछले 1 महीने से वो जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट में कैद था वो तो इन गलियों को भूल ही चुका था। लेकिन असद ने बचपन यहीं पर गुजारा था, वो सब जानता था। थोड़ी ही देर में वो इससे कराची की सबसे बड़े थाने के बाहर ला खड़ा कर चुका था। चलो आज इन सब लोगों को बचा लें, बस मैनेजर का काम आज से तमाम हुआ। वो मुस्कुराते हुए थाने के अंदर दाखिल हुए थे। आसम, अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो सुबह उठकर बाहर आई तो बाहर लान में था। ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वो इसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि सोमिया इसके पास ही बैठ गई थी। मैं समझ रही थी पिछले 1 महीने से इनका बेटा इसकी तरफ देखना तो दूर की बात तक नहीं कर रहा था। वो फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुनने को भी तैयार नहीं था और एक बाप के लिए भला इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है।
कि इसकी इकलौती औलाद ही इससे मुंह फेर ले। हालांकि आसम जो कर रहे थे इसकी भलाई के लिए ही कर रहे थे, लेकिन इनका बेटा ये बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसे ये लगता था कि इसका बाप इसका दुश्मन है, वो इसकी भलाई नहीं चाहता। अब वो अपने बेटे को कैसे समझाएं कि इसका बाप इसका दुश्मन नहीं बल्कि इसका वाहिद खैर ख्वाह है। साहब जी गजब हो गया। इसका नौकर भागते हुए बाहर आया था, जबकि वो हैरानगी से इसे सुनने लग गया था। इस तरह से इसका बात करने का मतलब यही था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? इस तरह से क्यों कह रहे हो? तुम जानते हो आसम की तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से तुम इनकी टेंशन में इजाफा कर रहे हो। समिया ने मुलाजम को डांटा था। साहब जी बात ही ऐसी है, टीवी पे देखें क्या खबर आ रही है। जिस इंस्टीट्यूट में आपने शाजल बाबा को दाखिल करवाया है वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी है और वीडियो भी वहाँ से लीक हुई है। वहाँ पर नशे वाले मरीजों को और ज़्यादा नशा दिया जाता है। मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस वालों ने पूरा स्टाफ मिला हुआ था साथ। वहाँ पर मासूम लड़कों को करंट दिए जाते हैं, सारी सारी रात टॉयलेट में बंद करके रखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बांध कर मारा जाता है। यहाँ पर कुछ मरीजों को कितने ही दिनों से बेड़ियों में कैद करके रखा गया था। सामने ये खबर आई है कि मैनेजर सिर्फ अमीर लोगों की औलादों को ही वहाँ रखता था ताकि इनसे पैसे हेंट सके। बहुत सारे पैसे निकलवा चुका है अमीर अमीर लोगों से और तकरीबन 15 लड़कों को वहाँ से बाजियाब करवाया गया है। एक लड़का 2 हफ्ते पहले ही अपना इलाज मुकम्मल करके वहाँ से निकला था, जबकि एक लड़का कल रात वहाँ से इसी लड़के के साथ भागकर पुलिस के पास पहुँचा जो आज़ाद किया गया था। लेकिन मसले वाली बात यह है कि मैंने अभी भी टीवी पर इन 15 लड़कों को देखा। इनमें अपने शाजल बाबा कहीं पर भी नहीं हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बताने के लिए दौड़ा चला आया। मुलाजम इसे तफसील से बता रहा था, जबकि वह हैरानगी से सुन रहा था। शाजल नहीं था वहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इनका बेटा शाजल तो वहीं पर था। वो इतने टाइम से बात नहीं करवा रहे थे। कहीं वो लोग बेईमानी पर तो नहीं थे? कहीं इनके बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे जल्दी से इस थाने ले चलो। मुलाजिम को कहते हुए वह जल्दी से गाड़ी की तरफ भागे थे, जबकि इसकी हालत देखते हुए सोमिया भी तेज़ी से इनके साथ वहाँ आई थी। देखें सर, समझने की कोशिश करें। रात को जो लड़का यहाँ आया था, 17-18 साल का लड़का, वही अपना नाम शाजल आसम खान बता रहा था और वही लड़का हमें ये वीडियो देकर गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों पर कितना जुल्म किया जा रहा था। लेकिन वो लड़का शाजल इस लड़के असद नामी के साथ कहीं जा चुका है, लेकिन वो कहाँ गया है हम नहीं जानते। इसने बस हमें ये फुटेज और सबूत दिए हैं। क्या मतलब आप लोग नहीं जानते मेरा बेटा कहाँ है? इन सब के साथ मेरा बेटा भी था और आपने एक बच्चे को इस तरह कहीं पर कैसे जाने दिया? अगर इसने आपको सबूत लाकर दिए थे तो आपको बाकी सब की तरह इसे भी अपने पास रखना चाहिए था। वो परेशानी से अफसर से कहने लगे थे। देखें सर, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते। इस वक्त अफरा तफरी में हम क्या कर रहे थे इस चीज़ का हमें भी अंदाज़ा नहीं। आपके बेटे ने जिस तरीके से बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए वहाँ से निकल कर ये सबूत हम तक पहुँचाए हैं, हम खुद इसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन वो हमें मिले तो सही, वो हमें भी नहीं मिल रहा। वो लड़का कहीं गायब हो चुका है। हम दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी है बिल्कुल ठीक हो। हम इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसी असद नामी लड़के के साथ यहाँ से निकल गया था। पुलिस इसे तफसील से बता रही थी, जबकि आसम को अब सुकून नहीं मिल रहा था। पहले एक माह से न जाने इनका बेटा कौन कौन सी सजाएं झेल रहा था और न जाने किस तरह इन सब लोगों ने टॉर्चर्स का सामना किया था, और अब इसका बेटा ही गायब हो चुका था। अल्लाह पाक मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना। आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि वो सही सलामत हमें वापस मिल जाए। आसम ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। इस वक्त इनकी कंडीशन क्या थी ये इनके अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता था। 1 महीना गुजर चुका था। इन लोगों को एक्सपोज हुए, इंस्टीट्यूट पर ताला लगा दिया गया था। सब वालिदैन को इनके बच्चे मिल चुके थे। अगर किसी को नहीं मिला था तो वो था शाजल, जिसकी तलाश में आसम अब भी दिन रात अस्पतालों के चक्कर काटता, तो कभी थानों के, कभी एक इंस्टीट्यूट में जाता तो कभी दूसरे में, लेकिन इसके बेटे की कहीं कोई खबर नहीं थी। 1 महीने से वो लापता था। कहाँ गया था कोई नहीं जानता था। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम माज़रत हुआ हैं कि आपके बच्चे को ढूंढने में हम बुरी तरह से नाकाम रहे हैं, लेकिन हम कोशिश छोड़ेंगे नहीं। पुलिस इसे यकीन दिला रही थी, जबकि आसम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कहाँ चला गया था इसका बेटा? आखिर कैसे जा सकता था वो इस तरह कि अब अपने बाप से इतना रूठ गया था कि अब अपने बाप के इस तरह कि अब वो अपने बाप से इतना रूठ गया था कि अब वो अपने बाप के पास वापस ही नहीं आना चाहता था। काश वो सब कुछ ठीक कर पाता। वो अपने बेटे की ज़िंदगी चाहता था और इसने अपने बेटे को ही खुद से दूर कर दिया था। तुम ये सब कुछ छोड़ सकते हो शाजल, छोड़ दो सब कुछ। तुम अपनी जान की दुश्मन मत बनो। मैं जानता हूँ मेरी क्या हालत है। मेरी माँ मुझे देखकर रोया करती थी। एक दिन मर गई मेरी माँ। अपनी माँ के लिए ना सही अपनी बाप की खातिर लौट जाओ अपने बाप के पास। देखो शाजल, कुछ नहीं रखा इस नशे में। कोशिश करो, तुम ठीक हो सकते हो। लौट जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, दुनिया के सामने आ चुके हैं। वो इसे समझा रहा था, जबकि नशे में पूरी तरह से गर्क वो इस वक्त इसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था।
पिछले 1 महीने से वह दोनों एक साथ थे। असद अपने घर नहीं गया था, बल्कि दर-दर भटकता था और वह भी इसके साथ साथ ही जाता था। जहाँ असद जाता वो इसके हमकदम हो जाता। इन दोनों की एक जोड़ी बन चुकी थी। सारा दिन कभी ईंटों की भट्टी पर काम करते तो कभी लोगों का सामान उठाते, लेकिन अपने नशे के पैसे वो लोग पूरे कर ही लेते थे। वो असद पर बोझ नहीं बनना चाहता था, बल्कि इसके साथ वो सब कुछ करता था जो असद करता था। लेकिन असद इसे समझाता था कि वो लौट जाए, इसका घर है, रिश्ते हैं, बाप है। असद के पास तो कुछ भी नहीं था, वो लौट कर नहीं जा सकता था। लेकिन शाहज़ल लौट कर जा सकता था, अगर वो जाना चाहता तो। लेकिन वो जाना ही नहीं चाहता था। इसे अपने ही रिश्तों से बदगुमान कर दिया गया था। वो अपने बाप की शक्ल तक नहीं दिखना चाहता था। इसे बस ये पता था कि इसका बाप शायद नशे की आदत के साथ इसे कबूल ही ना करता। तो गाइस, ये थी एपिसोड नंबर 18। मिलेंगे कल एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहे, आबाद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।